नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की दिशा ही नहीं बदली, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई आशा भी जगाई। यह विचार है सोशलिज्म यानी समाजवाद। लेकिन समाजवाद आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ पूंजीवाद का विरोध है, या फिर यह एक ऐसा सपना है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और एक गरिमापूर्ण जीवन मिलता है? इस ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे कि समाजवाद कैसे जन्मा, किन परिस्थितियों में पनपा, किन लोगों ने इसे आकार दिया और क्यों आज भी यह विचार दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। हम देखेंगे कि मार्क्स और एंगल्स ने क्या कहा, लेनिन और माओ ने क्या किया और भारत जैसे देश में इसका क्या रूप सामने आया। लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं होगा, हम यह भी समझेंगे कि आज के युवाओं के लिए, हमारे जैसे समाज के लिए समाजवाद का क्या मतलब रह गया है। तो आइए भावनाओं और तथ्यों के साथ इस विचारधारा की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जब समाजवाद केवल एक सपना था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब समाजवाद एक प्रतिक्रिया बना 19वीं सदी का यूरोप, एक ऐसी दुनिया जो औद्योगिक क्रांति की गर्जना से गूंज रही थी। कारखाने बन रहे थे, उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन उसी के साथ एक दूसरी सच्चाई भी जन्म ले रही थी। श्रमिकों का शोषण, बेहद असमान जीवन और अमीर गरीब की बढ़ती खाई। इसी पृष्ठभूमि में समाजवाद का बीज अंकुरित हुआ। एक विचार जो कहता था कि उत्पादन के साधनों पर चंद अमीरों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले यह विचार चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन जैसे यूटोपियन समाजवादियों ने रखा। वे ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जहां सहयोग, समानता और न्याय के आधार पर समाज चले। हालांकि इन प्रारंभिक प्रयासों को बहुत व्यावहारिक नहीं माना गया, इन्हें कल्पनावादी कहा गया। लेकिन यही वो शुरुआत थी जिसने मार्क्स और एंगल्स जैसे विचारकों को रास्ता दिखाया। समाजवाद एक स्वप्न नहीं रहा, अब यह एक ऐतिहासिक प्रतिक्रिया बन चुका था, उस अन्याय के विरुद्ध जो पूंजीवाद की चमक के पीछे छुपा हुआ था। और यहीं से शुरू होती है समाजवाद की वैज्ञानिक यात्रा, जिसे आगे हम गहराई से समझेंगे। मार्क्स और एंगल्स, वैज्ञानिक समाजवाद की नींव सन 1848, एक क्रांतिकारी वर्ष। और इसी वर्ष एक किताब प्रकाशित होती है जिसकी पहली पंक्ति बन जाती है, इतिहास सभी देशों के श्रमिकों एक हो जाओ। यह था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने समाजवाद को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उनका तर्क था, इतिहास वर्गों के संघर्ष की गाथा है। हर युग में एक वर्ग दूसरों का शोषण करता रहा है और अब समय है इस असमानता को खत्म करने का। मार्क्स ने कहा, पूंजीवाद अंततः अपने भीतर ही अपने विनाश के बीज लिए हुए है। एक दिन मेहनतकश वर्ग, जिसे उन्होंने प्रोलेटेरिएट कहा, उठ खड़ा होगा और एक ऐसा समाज रचेगा जहां कोई मालिक, कोई नौकर नहीं होगा। एंगल्स ने इस विचार को स्पष्ट किया, विस्तृत किया और उसे सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों की जोड़ी ने समाजवाद को नारा नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी दर्शन बना दिया। अब समाजवाद सिर्फ सपना नहीं था, यह एक योजना बन चुका था इतिहास को बदलने की। पूंजीवाद की आलोचना, एक व्यवस्था जो कुछ के लिए सब कुछ और बाकी के लिए कुछ भी नहीं। पूंजीवाद यानी वह व्यवस्था जहां उत्पादन के साधन, कारखाने, जमीन, मशीनें चंद लोगों के पास होते हैं। इस व्यवस्था ने विकास तो किया, लेकिन साथ ही असंख्य विषमताएं भी रची। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की नींव ही असमानता पर टिकी होती है। एक ओर मालिक वर्ग जो लाभ कमाता है और दूसरी ओर मजदूर वर्ग जो अपनी मेहनत बेचकर बस जिंदा रहने भर को पाता है। यह व्यवस्था मेहनत नहीं, पूंजी को प्राथमिकता देती है। यह इंसान को एक मशीन में बदल देती है जिसमें संवेदना नहीं, केवल उत्पादकता मापी जाती है। समाजवादियों ने तर्क दिया कि पूंजीवाद में स्वतंत्रता सिर्फ दिखावटी होती है। व्यक्ति अपने जीवन का निर्णायक नहीं होता, बल्कि बाजार की शक्तियां उसे नियंत्रित करती हैं। और यही कारण है कि समाजवाद एक विकल्प बनकर उभरा, ऐसी व्यवस्था के विरोध में जो अमीरी का पहाड़ खड़ा कर देती है, लेकिन उसके नीचे गरीबी की खाई और गहरी होती जाती है। सोशलिज्म की आत्मा बस एक सवाल में बसती है, जो पैदा करता है क्या उसे उसका स्वामित्व भी है? पूंजीवाद कहता है उत्पादन के साधन कुछ लोगों के पास रहे। मार्क्स का मत था, जब तक उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के पास हैं, तब तक शोषण भी बना रहेगा। इसलिए समाजवादी व्यवस्था में सामूहिक स्वामित्व की बात की जाती है, जहां संपत्ति पर कोई एक नहीं, बल्कि समूह या राज्य का अधिकार होता है। यह बदलाव उत्पादन की दिशा भी बदल देता है। यहीं से जन्म लेती है एक नई सोच। संपत्ति नहीं, सेवा ही विकास की असली कसौटी है। यह नया दृष्टिकोण उत्पादन के तरीके और उसके उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देता है। अब उत्पादन केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है।
ये सोच पूर्णता के लिए एक नई दिशा निर्धारित करती है, जिसमें मानवता की भलाई प्राथमिकता होती है। यह बदलाव एक नई संभावनाओं की दुनिया को खोलता है, जहां हर किसी की आवाज और जरूरतों का सम्मान होता है। इस प्रकार समाज के हर सदस्य का योगदान इसे सशक्त बनाता है और एक समान भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है। जब समाज मिलकर काम करता है, तब हर उत्पाद एक भावना और उद्देश्य का प्रतीक बन जाता है। जब क्रांति सफल हो जाती है, तो सवाल उठता है, अब राज्य कैसा होगा? क्या फिर कोई नया शासक वर्ग पैदा होगा या फिर सत्ता सबकी होगी? मार्क्स और एंगल्स ने इसे कहा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर यह स्थायी नहीं, एक संक्रमण काल है। इस चरण में पुरानी पूंजीवादी संरचनाओं को तोड़ा जाता है, जैसे निजी संपत्ति, बाजार आधारित लाभ प्रणाली और वर्ग विशेष की सत्ता। राज्य का काम होता है सभी संसाधनों का समाजीकरण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन को जनहित में पुनर्गठित करना। लेकिन यह समाजवाद का अंत नहीं, यह तो एक पुल है, एक संक्रमण जो अंततः उस अवस्था की ओर ले जाता है जिसे मार्क्स ने कहा राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। तो समाजवादी राज्य एक पड़ाव है जहां समाज खुद को पुनर्निर्मित करता है ताकि भविष्य में राज्य की भी आवश्यकता समाप्त हो जाए। जब क्रांति सफल हो जाती है, तो सवाल उठता है, अब राज्य कैसा होगा? क्या फिर कोई नया शासक वर्ग पैदा होगा या फिर सत्ता सबकी होगी? मार्क्स और एंगल्स ने इसे कहा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर यह स्थायी नहीं, एक संक्रमण काल है। इस चरण में पुरानी पूंजीवादी संरचनाओं को तोड़ा जाता है, जैसे निजी संपत्ति, बाजार आधारित लाभ प्रणाली और वर्ग विशेष की सत्ता। राज्य का काम होता है सभी संसाधनों का समाजीकरण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन को जनहित में पुनर्गठित करना। लेकिन यह समाजवाद का अंत नहीं, यह तो एक पुल है, एक संक्रमण जो अंततः उस अवस्था की ओर ले जाता है जिसे मार्क्स ने कहा राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। तो समाजवादी राज्य एक पड़ाव है जहां समाज खुद को पुनर्निर्मित करता है ताकि भविष्य में राज्य की भी आवश्यकता समाप्त हो जाए। समाजवाद की अंतिम मंजिल है साम्यवाद, एक ऐसी अवस्था जहां न कोई राज्य होता है, न कोई वर्ग, न शोषण और न ही संपत्ति का निजी स्वामित्व। मार्क्स ने साम्यवाद को मनुष्य की वास्तविक मुक्ति कहा। यह वह स्थिति है जहां हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार योगदान देता है और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करता है। इस समाज में उत्पादन का लक्ष्य लाभ नहीं, बल्कि सभी की जरूरतों की पूर्ति है। यहां कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, क्योंकि समाज इतना संतुलित होता है कि नियंत्रण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यह कोई यूटोपिया नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लक्ष्य है जो तब प्राप्त होता है जब समाज राज्य के सहारे से परे उठ जाता है और एक सचेत संगठित मानवता बन जाता है। साम्यवाद वह क्षितिज है जहां मनुष्य अंततः केवल मनुष्य होता है, न कोई मालिक, न कोई गुलाम। पूंजीवाद और समाजवाद ये सिर्फ आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि दो जीवन दृष्टियां हैं। पूंजीवाद कहता है प्रतिस्पर्धा से प्रगति होती है, निजी संपत्ति से नवाचार आता है और बाजार तय करता है कि क्या चाहिए और क्या नहीं। वहीं समाजवाद कहता है सहयोग से न्याय होता है, सामूहिक स्वामित्व से समानता आती है और मानव जरूरतें उत्पादन का आधार होनी चाहिए, न कि मुनाफा आती। पूंजीवाद में अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता है, जबकि समाजवाद इस फासले को संरचनात्मक रूप से खत्म करने की कोशिश करता है। एक ओर है मुक्त बाजार, दूसरी ओर है नियंत्रित योजना। एक ओर मुनाफे की होड़, दूसरी ओर जनहित की प्राथमिकता। यह संघर्ष केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि मानव मूल्यों, उद्देश्य और जीवन की गरिमा का संघर्ष है। यही कारण है कि समाजवाद पूंजीवाद का सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि उसका नैतिक और व्यावहारिक प्रत्युत्तर है। समाजवाद एक स्थिर विचार नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती हुई चेतना है। 19वीं सदी में यह क्रांति की पुकार था, 20वीं सदी में यह राज्य सत्ता का प्रयोग बना और 21वीं सदी में यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों से संवाद करता हुआ विचार बन गया है। आज का समाजवादी सोचता है कैसे आर्थिक समानता लाई जाए बिना स्वतंत्रता को कुचले, कैसे राज्य को जनसेवा का माध्यम बनाया जाए, न कि दमन का औजार। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाकर दिखाया किस्मता, स्वतंत्रता और न्याय एक साथ संभव है। अब समाजवाद केवल राज्य नहीं, बल्कि नीतियों का दर्शन है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा नागरिक का अधिकार माने जाते हैं। आधुनिक समाजवाद पूछता है क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो मनुष्य को केंद्र में रखे, और यही प्रश्न भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। समाजवाद ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, पर जब वह सत्ता में आया तो कई बार वही शोषण दोहराया गया जिसे मिटाने की बात की गई थी।
आलोचकों का कहना है कि समाजवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बाधित किया और एक केंद्रीकृत नौकरशाही खड़ी कर दी जो अंततः जनता से कट गई। यूएसएसआर में बोल्शेविक क्रांति के बाद आजादी नहीं मिली सेंसरशिप, दमन और गुलाग। चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों को कुचल दिया गया। कुछ आलोचक मानते हैं कि समाजवाद आदर्शों में सुंदर पर व्यवहार में खतरनाक साबित हुआ, लेकिन समर्थक कहते हैं विफलताएं समाजवाद की नहीं बल्कि उसके विकृत रूपों की थीं। असल समाजवाद कभी फांसीवाद नहीं बनता। तो सवाल अब भी बना है, क्या समाजवाद एक आदर्श सपना है या अधिनायकवाद की राह? जब समाजवाद ने सत्ता संभाली तब दुनिया ने इतिहास की दिशा बदलते देखी। यूएसएसआर समाजवाद का पहला प्रयोगशाला राष्ट्र 1970 की बोल्शेविक क्रांति से शुरू हुआ। यह प्रयोग कुछ दशकों में एक महाशक्ति में बदल गया, पर स्वतंत्रता की कीमत पर राज्य का नियंत्रण, दमनकारी तंत्र और अंततः 1951 में विघटन। चीन, माओ त्से तुंग की नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे प्रयोग हुए। लाखों मौतें, लेकिन बाद में डेंग शियाओपिंग ने बाजार और समाजवाद का अनोखा मेल स्थापित किया। क्यूबा, फिदेल कास्ट्रो की क्रांति के बाद अमेरिका के दरवाजे पर एक समाजवादी प्रयोग शुरू हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा में चमत्कारिक सुधार पर आर्थिक रूप से लगातार संकटग्रस्त इन देशों ने दिखाया कि जहां समाजवाद लागू हुआ वहां क्रांति के बाद विकास तो हुआ, लेकिन स्वतंत्रता और पारदर्शिता अक्सर खो गई। इन अनुभवों से समाजवाद ने सीखा भी और बहुत कुछ खोया भी। जब समाजवाद और लोकतंत्र टकराते नहीं बल्कि सहयोग करते हैं तो जन्म होता है स्कैंडिनेवियन मॉडल का। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड ये देश दिखाते हैं कि समाजवादी मूल्य स्वतंत्र बाजार और लोकतंत्र के साथ भी संभव हैं। यहां कर अधिक हैं, लेकिन बदले में नागरिकों को मिलती है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृत्व पितृत्व, अवकाश पेंशन और बेरोजगारी सुरक्षा। यह कोई तानाशाही नहीं बल्कि पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां नीति निर्माण में जनता की भागीदारी है। यह मॉडल कहता है संपत्ति निजी हो सकती है लेकिन जरूरतें सार्वजनिक हों, मुनाफा हो लेकिन मानवीय गरिमा की कीमत पर नहीं। यही कारण है कि स्कैंडिनेवियन समाजवाद को वेलफेयर स्टेट का आदर्श कहा जाता है, जहां व्यक्ति अकेला नहीं और राज्य उसका शोषक नहीं। भारत का समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज एक सपना था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पंडित नेहरू ने इसे अपनाया। योजना आयोग सार्वजनिक उपक्रम, जमींदारी उन्मूलन और आर्थिक नियोजन के जरिए समाज में समता लाने का प्रयास किया। फिर आए इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और संविधान में समाजवाद को स्पष्ट रूप से जोड़ना। लेकिन यह मॉडल लंबे समय तक लाइसेंस राज बन गया, जहां विकास की गति धीमी थी और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। 1942 में भारत ने उदारीकरण अपनाया, समाजवाद से हटकर बाजार की दिशा में कदम बढ़ाया। आज भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां समाजवाद की आत्मा और पूंजीवाद की चाल साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या भारत अब भी समाजवादी है या केवल संविधान की पंक्तियों में? यह सवाल अब भी विचारणीय है। समाजवाद का मूल सपना है हर इंसान को गरिमा से जीने का अधिकार मिले, और उस गरिमा की बुनियाद है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। समाजवाद कहता है ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे केवल अमीर खरीद सकें। शिक्षा हर बच्चे की जन्म सिद्ध आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति से हो। स्वास्थ्य सेवा भी एक अधिकार है, ना कि बाजार में बिकने वाली सुविधा। एक बीमार नागरिक अगर इलाज के लिए कर्ज में डूब जाए तो समाज असफल है, ना कि सिर्फ वह व्यक्ति। रोजगार समाजवादी सोच के अनुसार बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक विफलता है। हर नागरिक को रचनात्मक और सुरक्षित काम मिले, यह राज्य का उत्तरदायित्व है। इन तीन स्तंभों को मजबूत किए बिना कोई समाज समाजवादी नहीं बन सकता। वेलफेयर स्टेट्स ने यह करके दिखाया है, तो बाकी देश क्यों नहीं? 21वीं सदी का समाज एक द्वंद्व में खड़ा है। एक ओर है एआई, रोबोटिक्स और डेटा की शक्ति, दूसरी ओर है बेरोजगारी, मानसिक तनाव और बढ़ती असमानता। ऐसे में समाजवाद फिर से प्रासंगिक हो उठा है, पर यह पुराना समाजवाद नहीं बल्कि एक नवीन, लचीला और टेक संवेदी समाजवाद है। अब प्रश्न ये नहीं कि सरकार कितनी चीजों का मालिक हो, बल्कि ये है क्या हर नागरिक को तकनीकी बदलावों से लाभ मिल रहा है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वजनिक डिजिटल बुनियाद और ज्ञान संरचित समता, ये आने वाले समाजवादी विमर्श के मुख्य आधार हैं। भविष्य का समाजवाद राजनीति नहीं, सहजीविता की बात करेगा। मनुष्य, मशीन और प्रकृति के बीच ये नारा बदलेगा। सभी को समान मिलेगा, शेर किसी को उसकी जरूरत और गरिमा के अनुसार मिलेगा। समाजवाद समाप्त नहीं हुआ, वह नवजात हो रहा है भविष्य के समाज के लिए। आखिरकार समाजवाद कोई ठोस इमारत नहीं, यह है एक सपना, एक सतत प्रयास।
एक ऐसे समाज की खोज जहां मानव को मानव समझा जाए, सिर्फ श्रम या धन नहीं। ये विचार पूछता है, क्या हम एक ऐसा ढांचा बना सकते हैं जहां कोई भूखा न सोए, कोई इलाज के लिए तरसे ना, और हर इंसान को सम्मान, शिक्षा और अवसर मिलन? समाजवाद पूर्ण नहीं है,